आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नाट्य का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में लोक नाट्य से संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इसके अंतर्गत हमने ख्याल का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से ख्याल प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार लोक नाट्यों से संबंधित आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम बात करेंगे तमाशा। आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम बात करेंगे तमाशा, उसके बाद चार बैत, रामलीला, रासलीला, इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्वांग आदि जो भी बचे हुए हैं आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए लोक नाट्यों में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं तमाशा। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य, और लोक नाट्य में एक चैप्टर है जिसका नाम है तमाशा। देखिए दोस्तों, तमाशा की जो परंपरा है वो जयपुर का परंपरागत नाट्य है, या इसकी शुरुआत जयपुर से मानी जाती है राजस्थान में। और सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे। सवाई प्रताप सिंह बंसीधर भट्ट नामक तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार को महाराष्ट्र से लेकर के आए थे। बंसीधर भट्ट जो तमाशा का प्रसिद्ध कलाकार था, इसे महाराष्ट्र से जयपुर लेके आए और बंसीधर भट्ट के द्वारा कुछ तमाशों की रचना की गई। इसी प्रकार ये जो तमाशा है, ये जो खुले मंच पर आयोजित किया जाता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। खुले मंच पर आयोजित किया जाता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है, और यहाँ स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। तमाशा परंपरा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। इसमें तबला, सारंगी, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं तमाशा। यह है जयपुर का परंपरागत नाट्य है। दोस्तों, जयपुर का ये परंपरागत नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से प्रसिद्ध कलाकार बंसीधर भट्ट को लेकर आए थे। तो जयपुर में तमाशा का प्रसिद्ध कलाकार लेके कौन आए? सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के शासक थे। बंसीधर भट्ट के द्वारा रचित प्रमुख तमाशे। बंसीधर भट्ट के द्वारा कुछ तमाशों की रचना की गई। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से तमाशे लिखे गए इनके द्वारा। हीर रांझा, लैला मजनू, जोगी जोगन, पठान, कान गुजरी, छुट्टन मियाँ,
रसीली तंबोलन। तो दोस्तों आपको ये नाम याद रखने हैं। तमाशा जो परंपरा है, तमाशा जो नाट्य है, जयपुर का परंपरागत नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। ये महाराष्ट्र से तमाशा का प्रसिद्ध कलाकार बंसीधर को लेकर आए और ये बंसीधर के द्वारा निम्न तमाशों की रचना की गई। इसी प्रकार वाद्य यंत्र, तबला, सारंगी, हारमोनियम, नगाड़ा भी बजाया जाता है। तबला, सारंगी और हारमोनियम इसमें वाद्य यंत्र होते हैं। इसी प्रकार स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। दोस्तों तमाशा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री के द्वारा ही निभाई जाती है। इसी प्रकार होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा दिखाते हैं। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा। नंबर 2, होली के दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा। और शीतला अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी के दिन छुट्टन मियाँ का तमाशा दिखाते हैं। छुट्टन मियाँ। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, होली के दिन जोगी जोगन, होली के दूसरे दिन हीर रांझा और शीतलाष्टमी के दिन छुट्टन मियाँ का तमाशा दिखाया जाता है। तो तमाशा परंपरा जयपुर की परंपरागत शैली है, परंपरागत नाट्य है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात इसके प्रसिद्ध कलाकार देखिए, प्रसिद्ध कलाकार फूलजी भट्ट, मन्नूजी भट्ट, गोपीजी भट्ट और वासुदेव भट्ट। तो दोस्तों ये तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार फूलजी भट्ट, मन्नूजी भट्ट, गोपीजी भट्ट और वासुदेव भट्ट। एक शब्द आता है अखाड़ा। इसी में एक शब्द आता है अखाड़ा। देखिए काव्यात्मक संवाद, खुले मंच पर आयोजित किया जाता है।
काव्यात्मक जो संवाद है, काव्य के माध्यम से एक दूसरे आपस में संवाद करते हैं, उसे खुले मंच पर आयोजित किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। दोस्तों, इसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये तमाशा के प्रमुख कलाकार हैं। और अखाड़ा किसे कहा जाता है? काव्यात्मक संवाद को खुले मंच पर आयोजित किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये था तमाशा। इसके बाद हम बात करते हैं चार बैत। इसके बाद हम बात करेंगे चार बैत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं चार बैत। चार बैत क्या है? देखिए, चार बैत एक तो आपको याद रखना है, चार बैत जो लोक नाट्य है वो टोंक जिले का प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है और ये एक संगीत या दंगल रूपी संगीत लोकनाट्य है। दंगल रूपी या संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है। अर्थात इसके माध्यम से पुरुष ढप बजाते हुए घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को गाकर के कहता है। अपनी बात को गाकर कहता है। तो सामान्य सी बात है, इसमें वाद्य यंत्र हो जाएगा ढप। कुछ पुरुष ढप उछालते हुए भी गाते हैं। कुछ पुरुष ढप उछालते हुए भी गाते हैं। और इसकी शुरुआत टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय मानी जाती है। यह मूलतः अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। मूलतः अफगानिस्तान का लोकनाट्य है और प्रारंभ में इसे पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। प्रारंभ में इसे पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। तो आइए देखते हैं इसके बाद। यह है संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य है। यह मूलतः अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। प्रारंभ में इसे पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। प्रारंभ में इसे पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें वाद्य यंत्र ढप और इसमें भाग लेने वाला पात्र ढप बजाते हुए घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को गाकर कहता है। अपनी बात को गाकर कहता है। ढप बजाते हुए घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को गाकर कहता है। इसी प्रकार कुछ पुरुष ढप को उछालते हुए गाते हैं।
कुछ पुरुष ढप को उछालते हुए गाते हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान में टोंक का नवाब था फैजुल्ला खां के समय हुई। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय इसकी शुरुआत हुई और फैजुल्ला खां के समय प्रसिद्ध कलाकार फैजुल्ला खां के समय इसके प्रसिद्ध कलाकार थे अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां निहंग। अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां निहंग। तो दोस्तों दोबारा देखिए, चार बैत ये टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, अर्थात संगीत दंगल रूपी। इसमें संगीत का आयोजन किया जाता है और ये मूलतः अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। प्रारंभ में इसे पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था और इसमें वाद्य यंत्र होगा ढप। भाग लेने वाला पात्र ढप बजाते हुए घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को गाकर के कहता है, जबकि कुछ पुरुष ढप को उछालते हुए भी गाते हैं। और इसकी शुरुआत टोंक का नवाब फैजुल्ला खां और फैजुल्ला खां के समय इसकी शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध कलाकार अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां निहंग। दोस्तों ये है चार बैत, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं स्वांग। इसके बाद लोक नाट्य में एक अन्य पार्ट है जिसका नाम है स्वांग। आइए देखते हैं स्वांग। स्वांग को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे जानकीलाल भांड। भीलवाड़ा में प्रसिद्धि दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई गई जानकीलाल भांड के द्वारा। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य कलाकार परशुराम भांड है, अन्य कलाकार परशुराम भांड है। तो स्वांग है क्या? स्वांग किसी ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रसिद्ध व्यक्ति की वेशभूषा एवं मेकअप की नकल करना स्वांग कहलाता है और इसकी शुरुआत 13वीं-14वीं सदी में मानी जाती है। मारवाड़ में रावल जाति के लोग स्वांग दिखाने में प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ में रावल जाति के लोगों द्वारा स्वांग का प्रदर्शन किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वांग। देखिए स्वांग, इसका अर्थ किसी ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति की वेशभूषा एवं मेकअप की नकल करना। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति की वेशभूषा एवं मेकअप की नकल करना स्वांग कहलाता है। इसी प्रकार इसकी शुरुआत
स्वांग की शुरुआत 13वीं 14वीं सदी में हुई। मारवाड़ में रावल जाति के लोग स्वांग का प्रदर्शन करते हैं। मारवाड़ में स्वांग का प्रदर्शन रावल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्वांग दिखाने वाले को भांड अथवा बहरूपिया कहा जाता है। स्वांग दिखाने वाले को भांड अथवा बहरूपिया कहा जाता है और ये लोग नकलची होते हैं, नकल उतारने में माहिर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो एक शब्द है भांड अथवा बहरूपिया। देखिए, स्वांग दिखाने वाले को भांड कहा जाता है। ये लोग नकलची होते हैं। ये लोग नकलची होते हैं, अर्थात पात्र विशेष की हूबहू नकल करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, स्वांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले व्यक्ति थे जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड, देखिए, इन्होंने भीलवाड़ा में स्वांग को लोकप्रियता दिलाई थी। क्योंकि स्वांग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है आपका भीलवाड़ा, तो सर्वप्रथम भीलवाड़ा में स्वांग को लोकप्रियता दिलाने वाले कौन थे? जानकीलाल भांड। इन्हें मंकी मैन कहा जाता है। जानकीलाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है और इन्होंने स्वांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वांग को पहचान दिलाने वाले कौन थे? जानकीलाल भांड। इसी प्रकार भीलवाड़ा के मांडल में नारों का स्वांग खेला जाता है। भीलवाड़ा के मांडल में नारों का स्वांग खेला जाता है और प्रमुख स्वांग आपने देखे होंगे, जैसे सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, शिकारी, सरदार, पठान और सेठ जी। इस प्रकार की पुलिस ऑफिसर, ये व्यक्तित्व होते हैं, ये पात्र होते हैं, इसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वांग दिखाने वाला अन्य प्रसिद्ध कलाकार है परशुराम भांड। अन्य कलाकार परशुराम भांड। इसी प्रकार
भीलवाड़ा के मांडल में नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना है, भीलवाड़ा के मंडल में नारों का स्वांग प्रसिद्ध है और इसका आयोजन चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन होता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार प्रमुख स्वांग कौन कौन से स्वांग दिखाए जाते हैं, जैसे सेठ जी, सेठ सेठानी, पठान, सरदार, पुलिस ऑफिसर, दूल्हा दुल्हन, आदि ये स्वांग दिखाए जाते हैं। तो ये था स्वांग। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फड़। फड़ क्या है इसके बारे में देखिए। फड़ फड़ कला के लिए सापरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। फड़ कला के लिए सापरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। किसी लोक देवता के जीवन चरित्र का वर्णन कपड़े के पर्दे पर करना फड़ कहलाता है। किसी लोक देवता के जीवन चरित्र का वर्णन कपड़े के पर्दे पर करना फड़ कहलाता है। और फड़ की लंबाई चौड़ाई लगभग 30 बाई 5 होती है, अर्थात ये चौड़ाई में कम होता है, वो लंबाई में अधिक होता है। 30 गुणा 5 इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इसी प्रकार जब फड़ पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो उसे किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे फड़ को ठंडी करना कहा जाता है। जिसे फड़ को ठंडी करना कहा जाता है। यहाँ हम केवल सामान्य बात कर रहे हैं। जब लोक देवता पढ़ेंगे कौन कौन से लोक देवता कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध हैं, उनका डिटेल से वहां अध्ययन किया जाएगा। यहाँ केवल एक सामान्य चर्चा है। फड़, सापुरा, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। किसी लोक देवता के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े के पर्दे पर चित्रित करना फड़ कहलाता है। फड़ कहलाता है। इसी प्रकार पुराने हो जाने पर या फट जाने पर फड़ को किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे फड़ को ठंडी करना कहा जाता है।
फड़ के लिए आपको सामान्य तैयार रखना है। फड़ कहाँ की कलाकारी प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा निवासी। श्रीलाल जोशी ने फड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दोस्तों याद रखना है, फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी। इसी प्रकार पार्वती जोशी भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी। भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। इसी प्रकार रामदला एवं कृष्णदला की फड़। देखिए, रामदला कृष्णदला की फड़ को हाड़ौती क्षेत्र में भाट जाति के भोपे गाते हैं और इसमें भगवान राम और कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का चित्रण किया जाता है, उनको गाया जाता है। देखिए, भाट जाति के भोपे इस फड़ को हाड़ौती क्षेत्र में गाते हैं। और इसमें श्री कृष्ण व भगवान राम की घटनाओं का वर्णन होता है। इसी प्रकार दोस्तों, एक फड़ का नाम सुना होगा आपने, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता। एक फड़ है जिसका नाम है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, इसका वाचन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार एक आपने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन, जो प्रसिद्ध एक्टर हैं, अभिनेता हैं। रामलाल और पतासी देवी के द्वारा उनकी फड़ का निर्माण किया गया था। अमिताभ बच्चन की फड़। इसका निर्माण रामलाल और पतासी देवी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, फड़ जो कला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी और भारत की एकमात्र
फड़ चितेरी किसे माना जाता है? पार्वती जोशी को। राम दला कृष्ण दला की फड़ भाट जाति के भोपे हाड़ौती क्षेत्र में, और इसमें कृष्ण भगवान और भगवान राम की घटनाओं का वर्णन है। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, एकमात्र ऐसी फड़ मानी जाती है जिसका वाचन नहीं किया जाता। इसी प्रकार फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की फड़ रामलाल और पतासी देवी के द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है दोस्तों रामलीला। रामलीला के बारे में आपने सुना होगा, इसकी शुरुआत तुलसीदास जी द्वारा की गई थी और भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का मंचन किया जाता है। रामलीला के लिए बिसाऊ, अटरू, पाटूदा, भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आइए अब हम बात करते हैं रामलीला। भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का मंचन किया जाता है। भगवान राम के जीवन से जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उनका मंचन किया जाता है, रामलीला कहा जाता है। और इसकी शुरुआत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। रामलीला की शुरुआत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। इसके प्रमुख केंद्र यानी रामलीला कौन कौन से क्षेत्रों की प्रसिद्ध है, जैसे बिसाऊ, अटरू, पाटूदा और भरतपुर। बिसाऊ झुंझुनू, अटरू बारा, पाटूदा कोटा और भरतपुर। देखिए दोस्तों, यहां की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, अर्थात मूक अभिनय पर आधारित है। अर्थात इशारों के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जाता है। इसी प्रकार अटरू बारा, यहां धनुष को भगवान राम द्वारा ने तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। यहां धनुष को भगवान राम के द्वारा न तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। और यहाँ की कोई विशेषता नहीं है। भरतपुर वेंकटेश मंदिर रामलीला के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों भरतपुर का वेंकटेश मंदिर रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। तो रामलीला ये भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का मंचन। इसकी शुरुआत तुलसीदास जी द्वारा। बिसाऊ की जो रामलीला है ये मूक रामलीला है, यहाँ की प्रसिद्ध विशेषता है मूक अभिनय पर आधारित है। अट्रू 12 की रामलीला में धनुष को भगवान अर्थात यहाँ भगवान राम द्वारा न तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। इसी प्रकार भरतपुर में रामलीला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है वेंकटेश मंदिर। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक अन्य इसमें पार्ट बचा हुआ है आपका, वो है रासलीला। रासलीला देखिए, जिस प्रकार रामलीला भगवान राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का मंचन करते हैं, उसी प्रकार रासलीला श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का मंचन किया जाता है। और इसकी शुरुआत वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत वल्लभाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और आपकी जो रासलीला है ये फुलेरा जयपुर और कामा भरतपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर में इसे प्रसिद्धि दिलाने वाले शिवलाल कुम्हावत। भरतपुर में इसे प्रसिद्धि दिलाने वाले शिवलाल कुम्हावत। देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत वल्लभाचार्य द्वारा शुरू की गई। प्रमुख केंद्र कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर। शिवलाल कुम्हावत ने रासलीला को भरतपुर में प्रसिद्धि दिलाई। ऐसे भरतपुर में लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? शिवलाल कुम्हावत। तो दोस्तों रासलीला में श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का मंचन किया जाता है। तो दोस्तों रामलीला तुलसीदास जी द्वारा शुरू की गई और रासलीला वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू की गई। और ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र नाथद्वारा है। वो अपन जब संप्रदाय पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे राजस्थान में लोक नाट्य। और इसके बाद हम नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।